आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो सबसे बड़ी शक्तियां यूएस और चाइना अब सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि कॉपरेशन की भाषा बोलती दिखाई दे रही हैं। क्या अमेरिका अब ये मान चुका है कि चीन को रोकना असंभव है, या 2026 दुनिया के नए पावर बैलेंस की शुरुआत माना जाएगा? और क्या हम इतिहास के उस खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे थुसीडीड्स ट्रैप कहा जाता है? आज हम बात करेंगे चाइना की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री की, चाइना के 15th 5 ईयर प्लान की और यूएस ईरान वॉर के असर की, और आखिर में समझेंगे कि क्या होता है ये थुसीडीड्स ट्रैप। पिछले एक दशक तक अमेरिका और चीन के रिश्ते कंपटीशन पर आधारित थे, लेकिन अब नैरेटिव थोड़ा सा बदलता दिख रहा है। कंपटीशन से कॉरपोरेशन की तरफ ये नैरेटिव जा रहा है। याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 2017 का चाइना विजिट था, उस दौर के अंदर हुआवी पर बैन लगा दिया गया था। ZTE को भी टारगेट किया गया था, जो चाइना की दो टॉप कंपनी मानी जाती थी। सो बेसिकली चाइना के टेक राइज को रोकने की पूरी कोशिश की गई यूएस के द्वारा। और इससे पहले साल 2012 में बाराक ओबामा ने पिवट टू एशिया स्ट्रैटेजी की शुरुआत की, जिसका मकसद था एशिया पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इस स्ट्रैटेजी में इंडिया को भी एक पार्टनर की तरह देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदलती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जो प्लान अमेरिका ने बनाया था इंडिया को बेसिकली खड़ा करने के लिए चाइना के अगेंस्ट, वो काफ़ी हद तक अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल की यूएस चाइना टॉक्स में ट्रंप डेलीगेशन के साथ कई बड़े बड़े अमेरिकी CEOs दिखाई दिए, जिनमें कुछ नाम थे इलॉन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेन फ्रेजर जैसे लोग। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप का चाइना विजिट था, ये कोई डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था। ये एक क्लियर सिग्नल था कि अमेरिका अब चाइना के साथ बिजनेस रिलेशनशिप मजबूत करना चाहता है। और सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब यूएस ने NVIDIA H200 AI चिप्स पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। सो बेसिकली NVIDIA चिप्स पर बैन हटाना चाइना के लिए एक स्ट्रैटेजिक विन माना जा रहा है। क्यों? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अब अमेरिका को ये एहसास हो रहा है कि चाइना को कम्प्लीटली आइसोलेट करना इज़ नॉट ईजी। चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, AI, रेयर अर्थ मिनरल्स और ट्रेड में एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, और कन्फ्रंटेशन की जगह कोऑपरेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल लगने लगा है यूएस को। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना खुद भी ये बार बार कहता हुआ आया है कि चाइना दुनिया का नंबर 1 नहीं बनना चाहता, बल्कि एक शेयर्ड ग्लोबल ऑर्डर चाहता है जिसमें कई सारी सुपर पावर्स हों और वो वर्ल्ड को मैनेज करें। शी जिनपिंग ने कई बार कह चुके हैं कि यूएस और चाइना राइवल्स नहीं बल्कि पार्टनर्स होने चाहिए। चाइना का फोकस चाइनीज़ पीपल की रिजुविनेशन पर है और चाइना कोई एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं है एज पर शी जिनपिंग। और अब बात करते हैं चाइना के सबसे एम्बिशियस विजन की, जिसका नाम है 15th 5 ईयर प्लान। और इस प्लान का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है बेसिकली वो है सॉवरेन AI, यानी एक ऐसा AI इकोसिस्टम जो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में हो। आज AI रेस में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें AI मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, AI एजेंट्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, तो चाइना काफ़ी हद तक यूएस को पछाड़ चुका है। और अगर आपको याद होगा कि चाइना की कई सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल DeepSeek, उनके जो AI मॉडल्स से उसने चैलेंज कर दिया था OpenAI ChatGPT के AI मॉडल्स को। तो चाइना अगर यूएस से आगे नहीं है तो उससे पीछे भी आज नहीं दिख रहा है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और चाइना ने ये जो प्लान बनाया 5 ईयर प्लान, तो उसका ये मानना है कि इकॉनमी का 90% से ज़्यादा हिस्सा अगले 5 सालों में AI इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इमेजिन करो कि फैक्ट्रीज जहां मशीन्स खुद डिसीजन लें, AI एजेंट्स प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करें और सप्लाई चेन ऑलमोस्ट ऑटोनमस हो जाए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और चाइना सिर्फ डेटा सेंटर नहीं बना रहा, बल्कि कंप्यूटेशनल पावर, चिप इकोसिस्टम और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि अमेरिका अभी मेनली बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने पर ही फोकस्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कोई डेटा सेंटर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में भी लगाए जा सकते हैं। इसका क्या रीज़न है? सो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ डेटा सेंटर्स के इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स को समझते हैं। और क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं ये? भाई डेटा सेंटर्स कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे लाइक नॉइज़ पॉल्यूशन भी ये फैलाते हैं। तो कई सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आगे चलकर डेवलप्ड कंट्रीज़ आउटसोर्स कर देंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन को टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। और अब आते हैं यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट पर। सो अभी ऑनगोइंग टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स ने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया है और काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका ईरान की रिजिलियंस देखकर
काफ़ी शॉक है। और ये बात लगभग जग जाहिर है कि रशिया और चाइना दोनों ईरान की सोवरेनिटी को ओपनली सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि चाइना ने बिना ओपनली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर क्रिएट किया यूएस के अगेंस्ट। याद कीजिए पिछले साल की टैरिफ वॉर्स, जब कई देशों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तब चाइना एक ऐसा अकेला देश था जिसने ओपनली यूएस प्रेशर को चैलेंज किया। असल में हर सुपर पावर अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखना चाहता है। अमेरिका ने दशकों तक चाइना के राइज को स्लो करने की कोशिश की, चाइना के ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगवाए, टेक्नोलॉजी बैन्स कराई, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करे और मिलिट्री बैलेंसिंग भी करी, लेकिन चाइना लगातार आगे बढ़ता रहा। हालांकि चाइना के सामने भी अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो आज भी चाइना की पर कैपिटा इनकम यूएस से काफ़ी कम है और वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग है, लाइक जो बूढ़े लोगों की वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये बेसिकली एक तरह का इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी रिस्क पैदा करते हैं चाइना के अंदर। लेकिन आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। ग्लोबल इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कि किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का असर पूरी दुनिया के हर देश पे लगभग पड़ता है। और इसीलिए शायद आज सबसे ज़रूरी बात यह है कि पुरानी सुपर पावर लाइक बेसिकली अमेरिका और जो नई सुपर पावर है चाइना, अगर ये कॉन्फ्रंट्रेशन को छोड़कर कॉरपोरेशन का रास्ता चुनते हैं तो ये पूरी दुनिया के पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा होगा। और आखिर में आप समझते हैं कि उस थ्योरी को जिसके बारे में आज इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा बात होती है, थुसीडीड्स ट्रैप की। सो बेसिकली इस थ्योरी के अनुसार जब कोई राइजिंग पावर किसी एग्जिस्टिंग डोमिनेंट पावर को चैलेंज करती है तब वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। सो बेसिकली ये कंसेप्ट ग्राहम एलिसन ने पॉपुलर किया था, जो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थुसीडीड्स के आइडियाज़ पर आधारित है। ये आइडिया इंस्पायर्ड है पेलोपोनेशियन वॉर से, जहाँ राइजिंग एथेंस और डोमिनेंट स्पार्टा के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अगर हम हार्वर्ड रिसर्च की बात करें तो 16 हिस्टोरिकल राइवलरीज में से 12 केसेस वॉर में बदले। और यही थ्योरी आज सबसे ज़्यादा यूएस चाइना टेंशन्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका और चाइना इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर दुनिया एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। 2026 की यूएस चाइना टॉक सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये आने वाले ग्लोबल ऑर्डर की एक झलक है। क्या दुनिया कॉपरेशन की तरफ जाएगी या फिर कंपटीशन दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।